देखो भाई, आज क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर, क्लास नाइन्थ का संख्या पद्धति पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, जो चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हम बताने जा रहे हैं परिचय, जो कि कहते हैं इंट्रोडक्शन। इसका नियम हम बताएंगे। जो क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, इसमें पूरा संख्या पद्धति का पूरा नियम हम डालेंगे। ठीक है, नियम पूरा जाएगा। ठीक है, नियम आप यहाँ पर अच्छे से जाके देख लीजिएगा। अब पूरा हमारा वीडियो देखेंगे तो इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा, एकदम बेहतर आसान हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं यहाँ हमारा पहला क्या है। देखो, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है, जो इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें है जो संख्याएं एक से अनंत तक होती है, जो संख्याएं एक से अनंत तक होती है उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है भाई, आपको ना समझ में आए, अब एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। बोल रहा है क्या, जो संख्या एक से अनंत तक होती है उसे प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश कहां तक भाई? अनंत तक। ये अनंत का चिन्ह है। जो संख्या एक से अनंत तक होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं वह होती है जो संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट हो भाई, 0 से अनंत तक होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में क्या होता? जो संख्या 1 से अनंत तक होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 0 से अनंत तक होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 डैश डैश ऐसे कहां तक? अनंत तक। अनंत तक हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सुना, उतार लीजिए। इससे पहले हम क्या बोलते हैं कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बता चुके हैं। इसका कुछ उदाहरण हम समझा देते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो भाई इसमें पूछ रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक जितना पूर्ण संख्या होती है, जितना पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या बताया अभी, पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से अनंत तक होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें बोल रहा है पूरा पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? तो देखो यहाँ पर भाई, यहाँ पे उत्तर देना है, आंसर देना है। तो असत्य नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती, इसका रीजन भी देना है। असत्य नहीं होती, क्यों नहीं होती है? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है, अब प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। इसमें बोला ना, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी पूरा पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? बिल्कुल नहीं होती है, गलत है भाई। क्योंकि पूरा पूर्ण संख्या में 0 होता है, प्राकृतिक संख्या में तो 0 नहीं होता है, कहां से होगा? तो इसको हम लिखेंगे असत्य। यहां पर लिख देना क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, लेकिन यहां पर लिख देना होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है, 1 से अनंत तक होती है। जब अनंत तक होती है समझ भाई। देखो, असत्य है क्योंकि इसमें पूछ रहा है पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? बिल्कुल नहीं होती है। पूर्ण संख्या में 0 होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता। पूर्ण संख्या में परिभाषा लिखा है ना, जो संख्याएं 0 से अनंत तक होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो संख्या 1 से अनंत तक होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें पूछ रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, असत्य है। क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या होती है, ये तो पता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक होती है, इसीलिए यह गलत है। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है भाई। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होता है भाई? 1 से अनंत तक होता है। और ये बोल रहा है कि एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है, और इसमें 0 से अनंत तक होती है। पूर्ण संख्या में 1 से अनंत तक भी शामिल है ना, फिर 0 भी शामिल है। तो यहाँ पर सत्य लिख देंगे भाई, सत्य है। आंसर यहाँ पर लिख देंगे उत्तर में कि मतलब कि ये सत्य है। अब क्यों सत्य है यहाँ पर लिख देना, क्योंकि पूर्ण संख्या में
प्राकृतिक संख्या शामिल होता है, संख्या शामिल होता है। समझ में आ गया नहीं भाई? देखो प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती है। इसमें बोला पूरा प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूरा प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से अनंत तक क्या पूर्ण संख्या में होता है? होता है भाई, पूर्ण संख्या में बताया ना 0 से अनंत तक होती है। और 0 से अनंत तक होगी तो 0 के बाद 1 से अनंत तक शामिल हो रहा है ना पूर्ण संख्या में, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या शामिल होती है। ठीक है भाई, उतार लीजिए, आपको समझ में आ गया हो। तो पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। ठीक है भाई, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होता है? जो 0 से अनंत तक होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जो 0 से अनंत तक होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के माध्यम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे पूर्ण संख्या को हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और डैश डैश कहां तक भाई? अनंत तक। ठीक है, अब देखो पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण संख्या की बात कर रहा है ना। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से अनंत तक होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक में -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसको हम ठीक से लिखते हैं और भाई -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और डैश 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 कहां तक? माइनस अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, अब ऋणात्मक संख्या हुआ। ठीक है, अब सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक, इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। और ऋणात्मक संख्याएं क्या है? जो -1 से अनंत तक होता है और 0 के साथ, 0 तो यही है, 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। जो संख्या मिल जाती है, जब पूर्ण संख्या है और क्या होती है? ऋणात्मक संख्या है, 0 को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, 2 प्रकार के होते हैं। अब पहला नंबर होता है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब भाई धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? अब पूर्णांक तो वही है जो धनात्मक और जो प्लस में आए, उसको धनात्मक बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, जैसे 1, 2, 3 डैश डैश अनंत तक एक धनात्मक पूर्णांक है भाई, क्योंकि प्लस में है। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? जो माइनस में -1, -2, -3 माइनस अनंत तक। तो एक क्या होते हैं? एग्जाम्पल को इसको हम समझते हैं, जो -1, -2, -3 और क्या बोलते हैं कि -4 डैश डैश कहां तक? माइनस अनंत तक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और 0 को क्या बोला जाता है? यहाँ पर तीसरे पॉइंट में देख लीजिए, 0 को यहाँ बोलते हैं, देख लेना। अब इसमें 0 को क्या बोला जाता है, ध्यान रखिए, 0 को उदासीन बोलते हैं। ठीक है भाई, 0 को उदासीन बोलते हैं। 0 को उदासीन बोला जाता है, ना तो ये धनात्मक में है, ना तो ऋणात्मक में है, ना तो माइनस में है, ना तो प्लस में है, इसीलिए इसको उदासीन बोलते हैं। अब भाई एक बात समझ लीजिए, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती है। देखो, सभी पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक पूर्ण संख्या होती है और ऋणात्मक संख्या जो माइनस से अनंत तक होती है ऋणात्मक संख्या होती है। ये 0 से मिलाकर जो संख्या बनती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो प्लस में हो, एक प्लस में रहना चाहिए, 1, 2, 3 डैश डैश प्लस अनंत तक। और ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं -1, -2, -3, -4 डैश डैश माइनस अनंत तक। और 0 को हम क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं भाई। ठीक है, 0 को उदासीन बोलते हैं। संख्याएं, आभास संख्याएं, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है भाई, ये देखते हैं। वे संख्याएं, प्राइम नंबर क्या बोल रहा है ये देखिए, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो उसे आभास संख्या कहते हैं। समझ आया भाई? इसमें बोल रहा एक और स्वयं के अलावा, एक एवं खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना, उसे आभास संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं।
एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। अब भाई दो क्या है, अभाज्य संख्या एक नहीं है, क्यों? दो में क्या है, अब दो को काटो किसी संख्या से कटेगा, दो किसी संख्या से नहीं कटेगा, एक से कट जाएगा और स्वयं से कटेगा। भाई दो क्या है, दो को गुणा एक में कर दे, एक दुक्के दो हो जाएगा, या दो के गुणा एक में। भाई इसको समझिए ध्यान से, ये दो मतलब क्या है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और क्या बोलते हैं 11 हो गया, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि 13 हो गया, डैश 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 ऐसे अनंत तक आता रहेगा। ठीक है भाई, यानी कि ये दो और एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं है। अब देखो दो क्या है, दो किसी संख्या से नहीं कटेगा। क्या बोलते हैं कि अब जैसे कि हम कोई संख्या ले ले 4, अब 4 क्या है भाई, 4 क्या होते हैं, दो 4 क्या है, 4 देखो 2 से कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, और क्या बोलते हैं 4 से कट जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला है भाई, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं करना चाहिए। 1 से कट जाना चाहिए, 4 से कट जाना चाहिए, लेकिन 2 से नहीं कटना चाहिए। समझा, जब 2 से कट जाए, किसी और संख्या से कट जाए तो उसे अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। समझा, जैसे आप सपोर्ट डेट हम एक और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे आप क्या होते हैं इसमें 3 ले लेते हैं। अब 3 क्या, 1 से कटेगा, 1 से कट जाए, 1 तिक्के 3, और 3 स्वयं से कट जाएगा, 3 का नाम 3, और किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा भाई। अब जैसे कि हम 9 ले लें, अब 9 1 से कटेगा, 1 9 के 9, और 9 स्वयं से कटेगा, 9 का नाम 9, और किसी संख्या से कटेगा, 3 त्रिक का 9। भाई ये बोल क्या रहा है, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं करना चाहिए। ये तो 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। समझा, और कोई एग्जांपल ले लो। अब जैसे सपोर्ट डेट हम क्या होते हैं कि 12 ले लें, अब 12 1 से कट रहा है और स्वयं से कट जाएगा, और 3 से भी कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 से भी कट जाएगा, 4 3 12, 6 से भी कट जाएगा, 6 दूनी 12, और 2 से भी कट जाएगा, 2 6 12। देखो भाई कितनी संख्या से कट रहा है, 6 संख्या से कट रहा है, लेकिन इसमें अभाज्य संख्या क्या बोले, 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए, और किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए। 1 से कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, लेकिन किसी और संख्या से कट रहा है ना भाई, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वे होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, स्वयं से कट जाए और 1 से कट जाए, उसके अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। समझा, अब इसको हम मिटा देते हैं भाई। ठीक है, भाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होता है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए। भाई इसमें क्या बोला था, विभाजित ना हो, इसमें बोला विभाजित हो जाए, 1 से विभाजित हो जाए, स्वयं से विभाजित हो जाए, उसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। तो उसी को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बोल रहा है जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, 4, और क्या बोलते हैं 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, डैश डैश ऐसे इत्यादि या अनंत तक कर दो ना, इत्यादि कर दो या अनंत तक कर दो। देखो भाई इसके परिभाषा के हिसाब से हम क्या कह रहे हैं, परिभाषा से क्या बोल रही है, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए। इसमें बोला हो जाए, किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, 1 से भी विभाजित हो जाए। तो 4 क्या है, देखो 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 1 चौके 4, 2 से भी काट रहे हैं, 2 दूनी 4, और 4 से भी काट रहे हैं। क्या बोल रहा है, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो रहा है ना भाई, विभाजित हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। अब जैसे हम ले लेते हैं, अब यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 9, या हम 12 ले लेते हैं। 12 देखो 1 से विभाजित होगा, 1 12 में 12, और क्या बोलते हैं स्वयं से विभाजित होगा, 1 12 में बराबर 2 से हो जाएगा, 2 6 12, 3 से हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 से हो जाएगा, 4 3 12, और 6 से हो जाएगा, 6 दूनी 12, और 12 1 9 12। ये स्वयं से हो रहा है, देखो 1 से विभाजित हो रहा है, 1 और स्वयं के अलावा कितनी संख्या से विभाजित हो रहा है, कई संख्या से विभाजित हो रहा है, इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। समझ आया भाई।
देखो समझ लो, वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटना चाहिए उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। देखो 2, 3, 5 ये स्वयं से कट रहा है और अपने एक से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, किसी और संख्या से विभाजित ना हो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। समझ में? अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक और, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या भाई। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या है भाई। देखो एक से विभाजित हो जा रहा है और स्वयं से विभाजित हो रहा है, किसी और संख्या से विभाजित होना चाहिए उसे बोलते हैं भाज्य संख्या है। ठीक है भाई। नोट पॉइंट पहला नंबर है, सबसे छोटा भाज्य संख्या है 2 होता है। सुना भाई? सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और सबसे छोटा भाज्य संख्या है 4 होता है भाई। सबसे छोटा भाज्य संख्या है 4 होता है। ठीक है। परमेय संख्याएं, परमेय संख्या रेशनल नंबर, वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए भाई। वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 हो उसे परमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया भाई? जैसे एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, कोई भी संख्या है हम 1/2 के रूप में लिख सके, ये परिमेय संख्या हो गया। 3/4 के रूप में लिख सके, परिमेय संख्या है। 16/25 लिख सके, परिमेय संख्या है भाई, परिमेय संख्या है। ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं कि यहाँ पर अब जैसे कि 0/2 भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। समझा? अब जैसे कि यहाँ पर हम बोलते हैं 4/6 भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई। अब जैसे सपोज डेट, यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हम अंडर रूट में 4 लिख सकते हैं, परमेय संख्या। अंडर रूट में 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये भी परमेय संख्या। अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है, ये भी अंडर रूट परमेय संख्या। इसको डैश आदि कर देंगे। ठीक है भाई। और तीसरा हो गया, जैसे कोई एग्जाम्पल क्या बोलते हैं कि 3.14 हो गया, ये परमेय संख्या है। यानी कि परमेय संख्या जिसके बारे में पता हो जा सके तो मैं उसी को परमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि 1/2, 3/4, 6/5 और कोई भी संख्या हो जाए, ऋणात्मक भी हो सकता है परमेय संख्या, -2, -3, -5 और क्या बोलते हैं कि -11/5, -5/13 ऐसे डैश आदि ऋणात्मक भी हो सकता है परमेय संख्या। समझ में? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर। ठीक है। वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है भाई। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है। जो p बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि अब हम ले लिए 4.1325432 डैश ऐसे आता रहे, इसे क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या। दूसरा हम ले लेते हैं इसमें, जैसे कि √2 आ जाए, √3 आ जाए, √4 आ जाए, √4 परमेय संख्या होगा, √5 आ जाए, √7 आ जाए, क्योंकि ये भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या है। ठीक है भाई। जिसको हम ज्ञात ना कर सके वो बार बार ऐसे आता रहे। ठीक है। और तीसरा हो जाए जैसे 3√2, 4√3 हो जाए, और क्या बोलते हैं 5√5 हो जाए, 11√7 हो जाए, डैश ऐसे आता रहे। समझ में? इसे क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या भाई। क्या बोलेंगे? इसे अपरमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है भाई। अपरमेय संख्या बोलेंगे। और एक बात और है, पाई क्या है? अपरमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान हम ज्ञात नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे डैश आता रहेगा। ठीक है। ये अपरमेय संख्या है। इसका नोट पॉइंट लिखना हो तो लिख लेना कि नोट पॉइंट में लिखना हो पाई एक अपरमेय संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन 22/7 परमेय संख्या है। 22/7 परमेय संख्या है। 22/7 परमेय संख्या है। 22/7 परमेय संख्या क्यों है? क्योंकि भाई p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो 22/7 परमेय संख्या है। ठीक है भाई। अपरमेय संख्या वे संख्या जो p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 4.132 4 5 6 ऐसे कुछ डैश ऐसे आता रहे, इसे अपरमेय संख्या बोल देंगे। जैसे √2 √3 √5 √7 डैश ऐसे आता रहे आदि।
3√2 कामा 3 4√3 5√5 डैश डैश ऐसे आता है। इसे क्या बोलेंगे? अपर में संख्या है। ठीक है, पाई भी अपर में संख्या है। पाई एक अपर में संख्या होता है, लेकिन 22/7 पर में संख्या है। ठीक है भाई, उतार लीजिए। यदि हम दो परमेय संख्याएं, यदि दो परमेय संख्याओं को जोड़े, घटाएं, गुणा करें या शून्य छोड़कर भाग दे, तब भी हमें एक परमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है भाई, एक समय हमें संख्या प्राप्त होगा। यानी कि दो परमेय संख्या को जोड़े या घटाए, गुणा करे और शून्य छोड़कर भाग दे, तब हमें एक परमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि P1, दो परमेय संख्या लेते हैं P1 P2। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो P3 प्राप्त होगा। तो मैं P1 एक परमेय संख्या ले लिए, P2 एक परमेय संख्या लिए, इसको जब जोड़ेंगे तो P3 प्राप्त होगा। जैसे सपोज डेट, अब यहां से ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, परमेय संख्या है, और 5 भी परमेय संख्या है। अब इसको जोड़ेंगे 7 एक परमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लें, जैसे P1 और माइनस P2। अब P1 P1 माइनस P2, यानी दो परमेय संख्या ले लें। पहले परमेय संख्या दूसरे परमेय संख्या घटा देंगे तो अगला जो बचेगा परमेय संख्या ही बचेगा। जैसे कि यहाँ पे हम 4 ले लें और 4 में से हम 2 घटा दें। 4 भी परमेय संख्या है, 2 भी परमेय संख्या है। 4 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 2, और 2 क्या है? ये भी परमेय संख्या है। अब तीसरा ले लें, जैसे कि P1 और P2, दो परमेय संख्या को गुणा करते हैं तो परमेय संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे 3 गुणे 4 ले लें, 3 भी परमेय संख्या है और 4 भी परमेय संख्या है। इसको गुणा करें तो क्या हो जाए? 3 चौक 12, और 12 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब चौथा ले लें, P1 भागे P2। अब जैसे P1 का हम 12 ले लेते हैं, यहाँ पे P1 और P2 भागे P1, P2 से भाग दे तो क्या बचेगा? P3, यानी कि एक परमेय संख्या ही बचेगा। जैसे P1 जहाँ पर हम 12 ले लें और P3 यहाँ पर P2 जहाँ 3 ले, 3 से काटे 3 चौक 12, तो 4 बचेगा। 4 क्या है? हमारा परमेय संख्या भाई। यानी कि यहाँ पर कह रहा है, जब हम दो परमेय संख्याओं को लेते हैं, उसको हम जोड़ दें या उसको गुणा कर दें और शून्य छोड़कर जब भाग दे देते तो एक नया ही परमेय संख्या बचेगा। दो परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो परमेय संख्या मिलेगा, दो परमेय संख्याओं को घटाएंगे तब भी परमेय संख्या मिलेगा, दो परमेय संख्याओं को गुणा करेंगे तब भी परमेय संख्या मिलेगा, और शून्य छोड़कर दो परमेय संख्याओं को भाग देंगे तब भी एक नया परमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, नोट पॉइंट दूसरा, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या को जोड़े या घटाए अपरमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है भाई, एक परमेय संख्या को ले ले और एक अपरमेय संख्या को ले ले, जोड़ दे या घटा दे तो अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है भाई, और एक अपरमेय संख्या के साथ एक शून्येतर, शून्येतर मतलब जो शून्य ना हो, सुनना, शून्येतर मतलब जो शून्य ना हो। इस एक अपरमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरमेय संख्या ही होता है। समझ में भाई, अपरमेय संख्या के साथ मतलब जो शून्येतर ना हो, परमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरमेय संख्या होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लें, हम एग्जांपल ले लें, जैसे एक परमेय संख्या ले लेते हैं, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या ले लेते हैं। इसको हम जब भी जोड़े या घटा दें तो क्या प्राप्त होगा? अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है भाई, एक परमेय संख्या एक अपरमेय संख्या को जोड़े या घटाए तो अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा जैसे एक परमेय संख्या और दूसरा क्या होता है? एक अपरमेय संख्या, तो इसको हम जोड़ेंगे तो घटा देंगे तो एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है भाई, और तीसरा, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या से गुणा करते हैं तो अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, एक परमेय संख्या से एक अपरमेय संख्या से भाग देते हैं अपरमेय संख्या प्राप्त होगा। समझ में आया भाई? इसका कहने का मतलब, एक हम परमेय संख्या ले लें और एक अपरमेय संख्या ले लें, उसको जोड़ दें तो हमारा क्या प्राप्त होता है? अपरमेय संख्या प्राप्त होता है। और दूसरे कहने का मतलब है कि एक परमेय संख्या ले लें, एक अपरमेय संख्या ले लें, उसको घटाने के बाद भी अपरमेय संख्या प्राप्त होता है। एक अपरमेय संख्या ले लें और एक परमेय संख्या ले लें, उसको गुणा करने के बाद भी अपरमेय संख्या प्राप्त होता है और भाग देने के बाद भी अपरमेय संख्या प्राप्त होता है। ठीक है भाई, नोट पॉइंट 4 में बोल रहा है, यदि हम दो अपरमेय संख्याओं को जोड़े, घटाए, गुणा करे या एक अपरमेय संख्या को दूसरी अपरमेय संख्या से भाग दे तो परिणाम परमेय संख्या या परमेय या अपरमेय कुल कुछ भी हो सकता है। समझा, कुछ भी हो सकता है। यानी कि दो अपरमेय संख्या ले ले, उसको जोड़े या घटाए या गुणा करे, या एक अपरमेय संख्या को दूसरी परमेय संख्या से भाग दे तो परिणाम परमेय या अपरमेय संख्या कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अब यहाँ पर हम दो अपरमेय संख्या ले लेते हैं, A1 प्लस A2, इसको जोड़ेंगे
तो एक क्या बोलते हैं कि अपर में संख्या भी प्राप्त हो सकता है और या पर में संख्या भी प्राप्त हो सकता है, समझ में। अब जैसे कि यहाँ पर दो हम अपर में संख्या ले लें, A1 A2, इसको हम घटाए तो A3 अपर में संख्या भी प्राप्त हो सकता है और पर में संख्या भी प्राप्त हो सकता है, कुछ भी प्राप्त हो सकता है। जैसे कि अब तीसरा आप बात ले लें, A1 एक अपर में संख्या से दूसरी अपर में संख्या से गुणा कराए तो अपर में संख्या या पर में संख्या प्राप्त होगा, समझ। और चौथा है, जैसे एक अपर में संख्या से दूसरे अपर में संख्या से भाग दिया जाए, एक अपर में संख्या से दूसरे अपर में संख्या से भाग दिया जाए तो अपर में संख्या या पर में संख्या प्राप्त होगा भाई, अपर में संख्या या पर में संख्या प्राप्त होगा, कुछ भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। वास्तविक संख्या है रियल नंबर, सभी संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी संख्या को मिलाकर जो संख्या बनती है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यानी सभी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सभी संख्या को मिलाकर। जैसे सभी संख्या क्या होगा, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, जो भी संख्या होती है उसको मिलाकर जो संख्या मिलेगी उस सबको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर √3 हो जाए, 4 हो जाए, 3/5 हो जाए, -6 हो जाए, 0 हो जाए, 1/2 हो जाए, और क्या बोलते हैं कि √11 हो जाए, √7 हो जाए, आदि डैश आदि। ये क्या है, सब वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक भाई। ये सब वास्तविक संख्या नहीं भाई, सभी संख्याएं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, चाहे परमेय संख्या हो, चाहे अपरमेय संख्या हो, चाहे क्या बोलते हैं कि भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सब मिलाकर क्या बोलते हैं, सभी संख्याएं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं यहाँ पर नोट पॉइंट में, जैसे कि √में -3 आ जाए, √में -2 आ जाए, √में -5 आ जाए, ये वास्तविक संख्या नहीं होता है, ये वास्तविक संख्याएं नहीं होता है, नहीं होता है। दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, इस स्थिति में शेष शून्य हो जाता है, इस स्थिति में शेष शून्य हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। उसे जिस स्थिति में आप लिख लेना, जिस स्थिति में शेष शून्य हो जाता है उसे शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 1/2, 1/2 को हम ले लेते हैं, 2 से 1 में हम भाग देते हैं, तो देखो 2 × 2 जाएगा नहीं, यहाँ पर 0 लगा के दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 2 × 5 = 10, अब यहाँ पर 10 हो गया, तो इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि इसका शेष क्या हो गया, शून्य हो गया। शेष क्या हुआ, शून्य हुआ। तो जिस स्थिति में शेष शून्य हो जाता है उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब दूसरा हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि क्या बोलते हैं कि 3/5 ले लेते हैं, 3/6 ले लेते हैं, ठीक है। अब 6 को 3 में भाग देंगे, ठीक है। देखो जाएगा नहीं, यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, शेष क्या हुआ भाई, शून्य हो गया। जिस स्थिति में शेष शून्य हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है भाई। अनुसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये क्या होता है भाई, देखिए जिस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, जिस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1/3 ले ले, 1/3 है क्या भाई, अशांत आवर्ती, ठीक है। अब 1 में 3 से भाग दे देंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं, 1 में 3 से भाग देते हैं, तो 1 में 3 से भाग देंगे तो जाएगा नहीं, यहाँ पर दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे, कितना, 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर 9 बार जाएगा, फिर बचा 1 भाई, 1 की शेष की पुनरावृत्ति हो रही है ना, शेष की पुनरावृत्ति हो रही है, दशमलव लगाए फिर 0 बढ़ा देंगे तो क्या बोलते हैं, 3 × 3 = 9, फिर यहाँ पर घटाएंगे फिर 9 1 बार है, फिर यहाँ पर दशमलव बढ़ाए तो फिर 0 बढ़ा देंगे तो 3 × 3 = 9, फिर 10 में से घटाएंगे 9 घटाएंगे 1, यानी कि शेष की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। देखो बार बार 1 बच रहा है,
जो शेष की पुनरावृत्ति होती है उसे क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती है, या अनुसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब सपोज हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल यहां से ले लें, एग्जांपल नंबर 2, 1/7। अब 1/7 को 7 से भाग दें 1 में, कितनी बच जाएगी, देखो 1 0 दशमलव बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा, 7 एक नम 7, यहाँ पर 7 उतरेगा। अब यहाँ पर 10 में 7 घटाएंगे 3 बचेगा, दशमलव बढ़ा 0 बढ़ा सकते हैं, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 28 हो, यहाँ पर शेष कितना बचेगा 3। अब 30 में से 28 घटाएंगे तो 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाए तो 0 बढ़ा सकते हैं भाई, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब दशमलव बढ़ाए तो 0 बढ़ा सकते हैं, 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। अब 56 में से 7 8 56, 60 में से 56 घटाएं तो कितना बचेगा 4। अब यहाँ पर 0 दशमलव बढ़ाए तो 0 बढ़ा सकते हैं, 7 बचे 35 हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, 40 में से 35 घटाएंगे 5 बच जाएगा। अब 7, अब दशमलव बढ़ाए तो 0 बढ़ा सकते हैं, 7 7 49 हो जाएगा, यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा। अब 50 में से 49 घटाएंगे 1 बच जाएगा भाई, 1 बच जाएगा। जब 1 बच जाएगा तो इसको इधर करते हैं, 7 भाग 1 में हम करेंगे, दशमलव बढ़ाए तो 0 बढ़ा सकते हैं, 7 एक अन्नम 7, 7 एक अन्नम 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में 7 घटाएंगे 3, फिर पुनरावृत्ति हो रही है, शेष की पुनरावृत्ति हो गई। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको अब एक क्या लिख सकते हैं, 0.3333 ऐसे डैश आता रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है, अशांत आवर्ती 0.3 पे बार, एक ऐसा दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार। इसी प्रकार यहाँ पर उसके बाद फिर आ रहा है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0.14285 पे अशांत, मतलब बार लगा देंगे, बार मतलब यही फिर बार बार आता रहेगा। जिस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती। उतार लीजिए, देखो अनुसानी अनावर्ती, अनुसानी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती या अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, इसे क्या कहते हैं भाई, जिस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति ना हो उसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। ठीक है भाई, जिस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति ना हो उसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। जैसे कि √2 का मान 0.4142 डैश ऐसे डैश कुछ नया मिलता रहे, नया मिले, समझा। जैसे कि यहाँ पर 0.4142, यहाँ पर कुछ और नया मिलता रहे, इसी को क्या बोलते हैं, अनुसानी अनावर्ती, समझा। जैसे पाई का मान होता है 3.14 और कुछ ऐसे नया नया मिलता रहे, 4 5 6 7 1 4 3 4 5 6 7 8, कुछ नया आता रहे। जब कुछ नया आता रहे तो उसे बोलते हैं अनुसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब नोट पॉइंट है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती होता है वो अपरमेय संख्या भी कहते हैं, उसे अपरमेय संख्या भी कहते हैं, इसे अपरमेय संख्या भी कहा जाएगा। क्योंकि भाई क्या होता है कि अनुसानी अनावर्ती जो है वो अपरमेय संख्या से मेल जुल खा रहा है, मतलब कि वही चीज है जिसका क्या होता है, कोई वैल्यू हमको फाइंड ना पता रहे, कोई चीज हमको पता ना रहे, कुछ नया मिलता रहे, तो ना कुछ नया मिलता रहे, ऐसे अनंत तक होता रहे, तो उसे क्या बोलेंगे, अनुसानी अनावर्ती। ठीक है, हर का परमेयकरण, हर का परमेयकरण। ठीक है भाई, देखो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। सपोज जैसे कि एग्जांपल को ले लें 5/4, 5/4, 5 को अंश बोला जाता है और 4 को हर बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 1/a+b के हर का परमेयकरण करने के लिए इसे हम a-b/a-b से गुणा करते हैं, जहां a और b पूर्णांक है। समझ में आया भाई, यानी कि सपोज दैट हम कोई एग्जांपल ले लें, तो यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम हम समझा दें, एग्जांपल के माध्यम समझाएं हम। जैसे 1/2 √-3 है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2 यहाँ पर हम प्लस ले लेते हैं, बस खाली यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस रहेगा तो उसके अपोजिट चिन्ह से गुणा भाग होगा भाई, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका बोल रहा है हर का परमेयकरण करना है। जब हर का परमेयकरण करेंगे तो इसका चिन्ह बदल कर हम गुणा कर देंगे, 2 -√3 ऊपर का गुणा और 2 -√3 नीचे गुणा। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 को गुणा 1 के गुणा इसको इसी में करेंगे तो क्या हो जाए, 2 -√3 भाई,
गुणा करेंगे कोई भी संख्या होता है, जब हम एक के गुणा क्या होता है 5 कर दें, एक गुणे 5 कर 5 का 5 ही होता है ना, तो इसी प्रकार 2 माइनस अंडर रूट 3 गुणा 1 करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 3 बचेगा। और यहाँ पर 2 का गुणा 2 करें तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हम क्यों जानते हैं, यहाँ हम बगल देख लेते हैं ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, इसके बराबर क्या होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार इसको हल करा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। अब ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 हो जाएगा भाई, वो 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा 3 बचेगा। जब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 और क्या बोलते हैं कि 4 में से 3 घटाएंगे 1, यही हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, समझ में आया नहीं। सर्व संख्या क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी, इसके बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। एग्जाम्पल माध्यम से हम समझ लें, एक कोष्टक में 5 प्लस 4 एक कोष्टक में 5 माइनस 4, इसको हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 25 में 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 9, ये 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये दिया है अंडर रूट में यक्स वाई दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट यक्स गुणे अंडर रूट वाई, ठीक है भाई, अंडर रूट यक्स गुणे अंडर रूट वाई। यानी कि अब इसको हम ऐसे लिख लें, एग्जाम्पल ले लें एक, जैसे अंडर रूट में 5, जैसे अंडर रूट में इसमें दिया है 5 गुणे 4 दिया है, या क्या बोलते हैं अंडर रूट में हम कुछ भी ले ले भाई 4 गुणे 5 दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 5 दिया है तो इसको लिख सकते हैं गुणे 4 अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 5, ठीक है भाई। इसको हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर भाग दिया है अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए बटे अंडर रूट बी, ठीक है भाई। अब दिया अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, एक कोष्टक में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। जब अंडर रूट दिया रहा है तो इसका क्या होता है सूत्र होता है ए माइनस बी, ठीक है भाई, ये सूत्र हो जाता है ए माइनस बी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अंडर रूट 4 और प्लस अंडर रूट 3, एक कोष्टक में अंडर रूट 4 और माइनस अंडर रूट 3, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है भाई। जब अंडर रूट में दिया जाए तो अंडर रूट हट जाता है, ठीक है। अब इसके बाद इसको हल करेंगे a प्लस अंडर रूट बी, एक कोष्टक में a माइनस अंडर रूट बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, बी को हम ठीक बनाते हैं भाई, ए स्क्वायर, इसके बाद क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब ए तो बाहर निकला है तो इसका लिए इसलिए स्क्वायर में है, ए अंडर रूट में है तो इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया आर दिया है और यहाँ पर प्लस में अंडर रूट में 4 दिया है, ठीक है। एक कोष्टक में 8 है अंडर रूट 4, एक कोष्टक में 8 माइनस अंडर रूट 4, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 स्क्वायर माइनस अंडर रूट क्या है अंडर रूट में 4 है तो 4 हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 60, ये 60 आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या दिया है, एक क्वेश्चन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी गुणे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट डी। इसमें कुछ नहीं है भाई, दोनों प्लस इसको गुणा कर लो, अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट सी करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए और सी प्लस अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट डी करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए और डी हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट सी हो जाएगा तो अंडर रूट बी गुणे सी हो जाएगा, फिर प्लस अंडर रूट बी का गुणा अंडर रूट डी करेंगे अंडर रूट बी गुणे अंडर रूट डी हो जाएगा, ठीक है भाई। उतार लीजिए इतना सूत्र। घातांक नियम में कुछ सूत्र होते हैं, इस पे सवाल आते हैं, ठीक है भाई। पहला सूत्र है घातांक नियम पे कुछ सूत्र होते हैं, इस पे सवाल आते हैं, जैसे कि ए घाते यम इंटू बी घाते यन, आधार समान रहने गुणे में घात जुड़ जाता है, इंटू मतलब एक गुणक चिन्ह है भाई सी, ठीक है। ए घाते यम है और इंटू या गुणे का चिन्ह है, बी घाते यन हो जाए, आधार यहाँ पर ए घाते यन हो जाए भाई। ए घाते यम गुणे ए घाते यन, इसके बराबर क्या हो जाएगा ए घाते यम प्लस यन हो जाता है, क्योंकि आधार समान रहने में गुणे में घात जुड़ जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लें, 2 घाते 3 और क्या बोलते हैं कि 2 घाते 3 इंटू 2 घाते क्या बोलते हैं 1,
अब इसको क्या होता है, आधार समान है, आधार समान में गुणा घात जुड़ जाए तो क्या हो जाए 2 घाते 3 प्लस 1। अब इसको जोड़ेंगे 2 घाते 3 1 4, 2 को हम 4 बार तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आधार समान रहने गुणे में घात जुड़ जाता है। दूसरा सूत्र होता है ए घाते यम भागे ए घाते यन, समझ, इसके बराबर हो जाता है ए घाते यम माइनस यन। आधार समान रहने में भाग में घात घट जाता है, तो भाग में घट जाएगा तो ये हमारा ए सूत्र बनेगा भाई, ए सूत्र बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे सपोर्ट दैट हम ले लें यहाँ पर 3 घाते 1 और भागे 3 घाते 2, अब इसको क्या हो जाएगा 3 घाते 1, यहाँ पर 3 घाते 2 और 3 घाते 1 ले लेते हैं भाई। ठीक है, 3 घाते आधार समान है भाग में घात घट जाएगा, 3 घाते 2 माइनस 1। अब 3 घाते 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 घाते 1, 3 घाते 1, 3 को एक बार तोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जैसे क्या बोलते हैं आंसर हो जाएगा, और सूत्र हम यहां से देख लेते हैं, यहां से देख लीजिए। अब जैसे कि क्या बोलते हैं कि ए घाते, तीसरा सूत्र यहां देख लीजिए, ए घाते यम फिर कोष्टक बंद फिर घाते में यन हो, तो इसके बराबर हो जाता है ए घाते यम गुणे यन हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले लें 2 घाते 3 फिर पूरे घात 2 है, इसको घात में हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 घाते 3 गुणे 2 हो जाएगा। अब 2 को गुणा 3 को गुणा 2 में करेंगे 2 घाते 6 हो जाएगा, 2 घाते 6 का मतलब कितना हो जाएगा 2 को 6 बार तोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जैसे कि एक ही सूत्र और होता है, सूत्र ए घाते यक्स बराबर ए घाते वाई हो, जब आधार समान होता है तो घात भी बराबर हो जाता है, तो इसके बराबर यक्स बराबर वाई हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका एग्जांपल ले लेना है, तो 2 घाते यक्स बराबर 2 घाते 4, तो यक्स का बराबर क्या हो जाएगा यक्स बराबर 4, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यक्स बराबर 4 ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक सूत्र हम जानते हैं ए घाते -1 बराबर ए 0 होता है, ए घाते -1 बराबर 0 होता है। इसका एग्जांपल लेना है तो आप क्या बोलते हैं कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, उसका घात में 0 कर देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 के बराबर हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर हम बोलते हैं छठा सूत्र ले लेते हैं, ए घाते माइनस यन, ए घाते माइनस यन बराबर, यहाँ पर माइनस हटाएंगे, खाली माइनस हटाने के लिए बटन में चला जाता है, ए घाते यन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे सपोर्टेड एग्जांपल ले लें, यहाँ पर हम 2 घाते -3, तो 2 घाते -3, 3 हटाएंगे माइनस हटाएंगे तो 2 घाते 3 नीचे चला जाएगा। अब 2 को 3 बार तोड़ेंगे तो 1 बाटे 8 हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो भाई एक सूत्र होता है ए गुणे बी घात में यक्स हो तो हो जाता है ए घाते यक्स इंटू बी घाते यक्स। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर 2 गुणे 3, अब इसके घात में क्या बोलते हैं 3 हो जाए, तो यानी कि 2 घाते 3 और गुणे 3 घाते 3 हो जाए। अब इसको तोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, गुणे 3 को तोड़ोगे 27। अब 27 गुणे 8 में 8 सते 56, हासिल 5, 8 2 16, 16 5 21, 216 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरा जैसे कि इस टाइप का पढ़े तो दूसरा होता है यन घाते अंडर रूट में ए हो, ए यन जो है अंडर रूट के अंदर हो ए हो, तो इस प्रकार के सूत्र होता है, तो ए घाते 1 यन हो जाए। जैसे अब सपोर्ट डेट हम आपको बता दें, एग्जाम्पल बता दें, यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर हो जाए, जैसे कि यहाँ पर 3 अंडर रूट यक्स हो, तो यक्स घाते क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा भाई, यक्स घाते 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि अब हम तीसरा सूत्र बताते हैं, जैसे ए घाते यम अब बटे यन हो, ए घाते यम बटे यन हो, तो इसको हम लिख सकते हैं यन अंडर रूट ए, अब घात में यम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, या हम इसको इसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं यन अंडर रूट ए घाते यम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सूत्र ए इतना सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप पूरा क्या बोलते हैं सवाल लगा सकते हैं, पूरा एग्जाम्पल से सवाल लगाइए, ए 1 पॉइंट से जितना पहले चैप्टर में संख्या पद्धति में है। ठीक है, नंबर सिस्टम में। ठीक है, उतार लीजिए।